नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका देवनागरी हिंदी यूट्यूब चैनल में। हम लोग आज शुरू करने वाले हैं 2020 में जो जून में जो पेपर हुआ था उसमें उसका। और इससे पहले हम लोगों ने फर्स्ट शिफ्ट का कर लिया था और आज सेकंड शिफ्ट का करने वाले हैं। फर्स्ट शिफ्ट का 3 पार्ट में किए थे 30 क्वेश्चन का, और ये भी उसी तरह से करेंगे। तो इस पार्ट में पहले 30 क्वेश्चन होगा, फिर नेक्स्ट पार्ट में अगला 30 और फिर नेक्स्ट पार्ट में अगला 30, इस तरह से, ताकि वीडियो भी लंबी ना हो और आपको कम समय में रिवीजन करने का भी चांस मिल जाए। तो इसका नोट्स ज़रूर बनाते रहिएगा, और हो सके तो जितना बार देख सके लेक्चर को वो भी कर सकते हैं, नहीं तो नोट्स भी बना सकते हैं अपना। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी भाषा आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है? ऑप्शन है ए संस्कृत, बी प्राकृत, सी तुर्की और डी अंग्रेजी। तो इसका सही जवाब है सी तुर्की। तुर्की आर्य भाषाओं में शामिल नहीं है क्योंकि तुर्की जो है अल्ताई परिवार की भाषा है, जबकि अन्य संस्कृत, प्राकृत और अंग्रेजी ये सब आर्य भाषा के अंतर्गत आती है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द रूढ़ है, यौगिक नहीं? ऑप्शन है ए पीला, बी झटपट, सी घुड़साल और डी पंकज। तो रूढ़ शब्द का मतलब होता है कि जिसको खंड अलग करने पर कोई अर्थ ना हो तो रूढ़ होता है। जैसे पीला है तो अगर पीला को अगर हम लोग अलग करेंगे तो पी प्लस ला होगा, न पी का कुछ अर्थ है न ला का अर्थ है, तो इसलिए ये रूढ़ शब्द है, यौगिक नहीं। बाकी यौगिक है क्योंकि इनको अलग करिएगा मतलब इनका कुछ अर्थ निकलता है, दूसरा अर्थ भी है। पीला रूढ़ शब्द है, झटपट, घुड़साल यौगिक शब्द तथा पंकज जो योग रूढ़ शब्द है। व्युत्पत्ति या रचना की दृष्टि से शब्द 3 प्रकार के होते हैं, रूढ़ शब्द, यौगिक शब्द और योग रूढ़ शब्द। रूढ़ शब्द किसे कहते हैं? जो शब्द हमेशा किसी विशेष अर्थ को प्रकट करते हैं तथा जिसके खंड का कोई अर्थ न निकले उन्हें रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे नाक और कान, शाम, सुबह, इस तरह से। यौगिक शब्द किसे कहते हैं? तो जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो तथा जिनके प्रत्येक खंड का कोई अर्थ हो उन्हें यौगिक शब्द कहते हैं। जैसे घुड़साल, तो घुड़ प्लस साल, आग प्लस बबूला। योग रूढ़ शब्द, जो शब्द अन्य शब्दों के योग से बने हो परंतु एक विशेष अर्थ के लिए प्रसिद्ध होते हैं उन्हें योग रूढ़ शब्द कहते हैं। जैसे लंबोदर या दशानन, जैसे लंबोदर गणेश जी को बोले, दशानन रावण के लिए है, तो इस तरह से। अगले सवाल पे चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? देखिए ये दोनों क्वेश्चन जो रूढ़ शब्द है, योग रूढ़ शब्द, ये फर्स्ट शिफ्ट में भी आया था। अगर आप पहला पार्ट देखते हैं इस वीडियो का तो उसमें आपको ये मिल जाएगा। मतलब इस वीडियो का बोल रहे हैं फर्स्ट शिफ्ट के जो लेक्चर्स अपलोड किए गए हैं उसका अगर पहला पार्ट देखिएगा तो आपको इसमें रूढ़ शब्द, योग रूढ़ शब्द से भी रिलेटेड क्वेश्चन मिल जाएगा, और कौन सा शब्द फारसी का है ये भी फर्स्ट शिफ्ट में मिल जाएगा। इसका मतलब देखिए प्रीवियस क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है इस हिसाब से। तो अगर यहाँ दिया हुआ कि निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है, तो आपका काम यह है कि और भी जो भी शब्द फारसी के हैं दिए हुए उनको जरूर ध्यान में रखें। अरबी का जो शब्द है वो दिए हुए उनको याद रखें। पुर्तगाली शब्द को याद रखिए। तो इन सब शब्दों को इस लेक्चर के बाद आप जरूर ध्यान से देख लीजिएगा। दाग, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द फारसी का है? ऑप्शन ए है दाग, बी औरत, सी नीलम, डी फीस। दाग फारसी शब्द, फारसी भाषा के अन्य शब्द हैं आराम, अफसोस, खामोश, खरगोश, खुश, आमदनी आदि, जबकि औरत अरबी भाषा तथा फीस अंग्रेजी भाषा का शब्द है। तो यहाँ पे देखिए बहुत कुछ फारसी भाषा के शब्द दिए गए हैं, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है। पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। उपरोक्त कथन किस लेखक ने किस लेखक के बारे में कहा है? ऑप्शन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने महावीर प्रसाद द्विवेदी के लिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने भारतेंदु के लिए, नंदुलाल वाजपेयी ने हजारी प्रसाद द्विवेदी के लिए और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने शुक्ल जी के लिए। इसका सही जवाब है डी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है, वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए असह्य है। उक्त कथन हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आचार्य रामचंद्र शुक्ल के लिए कहा है, क्योंकि रामचंद्र शुक्ल का थोड़ा एक दबदबा था, आज भी है,
जबकि वो तो है नहीं, लेकिन फिर भी उनका दबदबा है एक तरह से हमारे जीवन में, क्योंकि हिंदी साहित्य का इतिहास पढ़ना रहता है तो बहुत ज़्यादा टफ है। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा पंच विडाल में शामिल नहीं है? ए आलस्य, बी हिंसा, सी चिकित्सा, डी अहंकार। तो इसका सही जवाब है डी अहंकार। शुक्ल जी के अनुसार अहंकार पंच विडाल में शामिल नहीं है। पंच विडाल बौद्ध शास्त्रों में निरूपित पंच प्रतिबंध है। शुक्ल जी के अनुसार पंच प्रतिबंध है एक आलस्य, हिंसा, चिकित्सा, काम, मोह। अगला सवाल, अपभ्रंश या प्राकृताभास हिंदी के पद्यों को सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की 7वीं शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। यह कथन किस आलोचक का है? श्याम सुंदर दास, रामचंद्र शुक्ल, आचार्य प्रसाद द्विवेदी या रामविलास शर्मा। तो सही जवाब है रामचंद्र शुक्ल। अगला सवाल, 700-800 वर्षों की संचित ज्ञान राशि सामने लगी हुई थी, पर ऐसी निर्दिष्ट सारणियों की उद्भावना नहीं हुई थी जिसके अनुसार सुगमता से इस प्रभुत सामग्री का वर्गीकरण होता। भिन्न भिन्न शाखाओं के हजारों कवियों की केवल कालक्रम से गुथी उपयुक्त ऋतमालाएं साहित्य के इतिहास के अध्ययन में कहाँ तक सहायता पहुँचा सकती थी? सारे रचना काल को केवल आदि, मध्य, पूर्व, उत्तर इत्यादि खंडों में आंख मूंद कर बांट देना, यह भी न देखना कि खंड के भीतर क्या आता है क्या नहीं, किसी वृत्त संग्रह को इतिहास नहीं बना सकता। साहित्य इतिहास लेखन के संबंध में उपयुक्त बातें किस आलोचक ने कही है? तो रामचंद्र शुक्ल ने कही है, और मुझे लगता है ये शिव सिंह सेंगर के बारे में कही है। मिश्र बंधु के बारे में शायद, हम मिश्र बंधु, क्योंकि उन्होंने कवि वृत्त संग्रह लिखा था। अगला सवाल कि ब्रज का कृष्ण संप्रदाय हिंदी साहित्य के इतिहास का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण निम्नलिखित में से किस साहित्य इतिहासकार ने सुझाया है? तो बी ऑप्शन ए मिश्र बंधु, बी जॉर्ज ग्रियर्सन, सी रामचंद्र शुक्ल या डी रामकुमार शर्मा। इसका सही जवाब है बी जॉर्ज ग्रियर्सन। हिंदी साहित्य का काल विभाजन और नामकरण करते हुए उपयुक्त नामकरण जॉर्ज ग्रियर्सन ने सुझाया है। जॉर्ज ग्रियर्सन का काल विभाजन तथा नामकरण निम्न है। पहला चारण काल 700 से 1300 ईस्वी, दूसरा 15वीं शताब्दी का धार्मिक पुनर्जागरण, फिर जायसी की प्रेम कविता, फिर ब्रज का कृष्ण संप्रदाय, मुगल दरबार, तुलसीदास, रीति काव्य, तुलसीदास के अन्य प्रवर्ती, 18वीं शताब्दी, कंपनी के शासन में हिंदुस्तान, महारानी विक्टोरिया के शासन में हिंदुस्तान। यह है जॉर्ज ग्रियर्सन के द्वारा सुझाया गया काल विभाजन। और थोड़ा देख लेते हैं इनका, आचार्य शुक्ल का और रामकुमार वर्मा का। आचार्य शुक्ल के द्वारा सुझाया गया है आदिकाल, जिसको वीर गाथा भी कहते हैं। यह है 1050 से 1375 संवत। पूर्व मध्यकाल भक्तिकाल है, जिसमें 1375 से 1700 संवत। उत्तर मध्यकाल और रीतिकाल 1700 से 1900 संवत। आधुनिक यानी गद्यकाल 1900 से अब तक। रामकुमार वर्मा का अगर देख ले, उन्होंने क्या नामकरण कैसे काल विभाजन किया था? तो रामकुमार संधि काल 700 से 1000 संवत। चारण काल में 1375 तक संवत। भक्ति काल 1375 से 1700 संवत। और रीतिकाल 1700 से 1900 संवत। और आधुनिक काल 1900 से अब तक। यह रामकुमार वर्मा का, ऊपर रामचंद्र शुक्ल था और ये जॉर्ज ग्रियर्सन। तो जो भी 3 इंपॉर्टेंट थे उनका यहाँ पे हो गया। आप मतलब आप इसको जरूर आप नोट डाउन कर लीजिएगा। द्रव्य स्वभाव प्यास, द्रव्य स्वभाव और प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में निम्नलिखित में से किसने रूपांतरित किया? ऑप्शन ए वररुचि, बी देवसेन, सी पुष्पदंत या डी माइलधवल। तो इसका सही जवाब है डी माइलधवल। द्रव्य स्वभाव प्यास यानी द्रव्य स्वभाव और प्रकाश को गाथा या साहित्य की प्रकृति में माइलधवल ने रूपांतरित किया है। द्रव्य स्वभाव प्यास अपभ्रंश भाषा कृति के लेखक देवसेन है। इसके लेखक कौन है? देवसेन है, और यह अपभ्रंश भाषा में है। इनकी प्रसिद्ध कृति श्रावकाचार है, जिसमें 250 दोहों में श्रावक धर्म का प्रतिपादन किया गया। श्रावकाचार को डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना माना है। ये भी ध्यान रखिएगा कि डॉक्टर नगेंद्र ने हिंदी की प्रथम रचना किसे माना है? तो श्रावकाचार को।
देवसेन कृत अन्य ग्रंथ हैं नयचक्र, दर्शन सार, भाव संग्रह, आराधना सार तथा तत्वसार। तो यहाँ पर देखिए देवसेन के अलग अलग ग्रंथ का नाम यहाँ पर दे दिया गया है, तो इसको भी आप ध्यान रखिए। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए भागवती, बी परीक्षा गुरु, सी नूतन ब्रह्मचारी या डी श्यामा शब्द। तो सही जवाब है बी परीक्षा गुरु। परीक्षा गुरु उपन्यास में लाला मदन मोहन के दीवान खाने का वर्णन किया गया है। परीक्षा गुरु 1882 उपन्यास के लेखक लाला श्रीनिवास दास हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने परीक्षा गुरु को अंग्रेजी ढंग का हिंदी का पहला उपन्यास माना है। यहाँ ध्यान रखिएगा कि अंग्रेजी ढंग का पहला हिंदी का पहला उपन्यास परीक्षा गुरु को माना है शुक्ल जी ने। भाग्यवती उपन्यास के लेखक श्रद्धाराम फिलौरी, यहाँ जो भाग्यवती है इसके लेखक है श्रद्धाराम फिलौरी। नूतन ब्रह्मचारी, ये जो नूतन ब्रह्मचारी यहाँ पे इसके लेखक है बालकृष्ण भट्ट तथा श्यामा स्वप्न के लेखक है जगमोहन सिंह। ये सारे उपन्यास थे। निम्नलिखित में से कौन सा नाटक उदय शंकर भट्ट का नहीं है? ऑप्शन ए विश्वामित्र, बी मत्स्यगंधा, सी राधा, या डी नारद की वीणा। तो नारद की वीणा नाटक सही जवाब होगा क्योंकि ये उदय शंकर भट्ट का नहीं है। नारद की वीणा 1946 नाटक के लेखक लक्ष्मी नारायण मिश्र हैं, जबकि उदय शंकर भट्ट कृत नाटक है विश्वामित्र, मत्स्यगंधा, राधा, विक्रमादित्य, दाहर या सिंध पतन, सागर विजय तथा मुक्तिपथ। ये सब उदय शंकर भट्ट के नाटक है। अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में रामचंद्र शुक्ल ने निर्धारित किया है कि ऑप्शन ए करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है, बी करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है, यानी करुणा जो है पात्र या विषय के दुख से उत्पन्न होता है। ऑप्शन सी करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। ऑप्शन डी करुणा का आलंबन, यानी विषय करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। करुणा का प्रसार सामाजिक जीवन की स्थिति और पुष्टि के लिए आवश्यक नहीं है। निबंध करुणा के संबंध में यह मंतव्य शुक्ल जी का नहीं है। शुक्ल जी ने अपने मनोवैज्ञानिक मनोविकार संबंधी निबंध करुणा में यह निर्धारित किया है कि करुणा दुखात्मक वर्ग में आने वाला मनोविकार है। करुणा पात्र अथवा विषय के दुख मात्र से उत्पन्न होता है। करुणा का आलंबन करुणा करने वाले आश्रय के प्रति कृतज्ञ होता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से किस उपन्यास में बाल, वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है? ऑप्शन ए है शेखर एक जीवनी, बी त्यागपत्र, सी पर्दे की रानी, डी जयवर्धन। तो सही जवाब है शेखर एक जीवनी। शेखर एक जीवनी जिसका प्रकाशन वर्ष 1940 और 44 क्योंकि दो भाग में प्रकाशित हुआ था। उपन्यास में बाल, वयः संधि और किशोर मन के मनोवैज्ञानिक अंकन का प्रयास किया गया है। शेखर एक जीवनी उपन्यास के लेखक सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय है। यह मनोविश्लेषणात्मक उपन्यास है। इसके प्रमुख पात्र में शेखर और शशि हैं। त्यागपत्र जयवर्धन जैनेन्द्र कृत है, मतलब जैनेन्द्र की रचना है त्यागपत्र और जयवर्धन। और पर्दे की रानी इलाचंद्र जोशी की उपन्यास। महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है। ऑप्शन ए प्रशांत और कालीचरण, श्रीधर और सरस्वती, कमली और सुमृति दास, हरगौरी सिंह और मंगला देवी। तो महिला आंचल उपन्यास के पात्र नहीं है, इसका सही जवाब है बी श्रीधर और सरस्वती। जबकि प्रशांत, कालीचरण, कमली, सुमृत दास, हरगौरी सिंह तथा मंगला देवी महिला आंचल उपन्यास के प्रमुख पात्र हैं। महिला आंचल का प्रकाशन वर्ष 1954 ईस्वी और फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित एक आंचलिक उपन्यास है। श्रीधर और सरस्वती पात्र यह पथ बंधुया उपन्यास के पात्र है। इसके लेखक नरेश मेहता है। तो ये देखिए यह पथ बंधुया किसकी रचना है? तो नरेश मेहता की रचना है और ये उपन्यास विधा की रचना है। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उपयुक्त कथन किस लेखक ने नई कहानी के संदर्भ में कहा? ए भीष्म साहनी,
बी शिव प्रसाद सिंह, सी राजेंद्र यादव या डी कमलेश्वर। सही जवाब है डी कमलेश्वर। नई कहानी आग्रहों की कहानी नहीं है, प्रवृत्तियों की हो सकती है और उसका मूल स्रोत है जीवन का यथार्थबोध, और इस यथार्थ को लेकर चलने वाला वह विराट मध्य और निम्न मध्य वर्ग है जो अपनी जीवन शक्ति से आज के दुर्दांत संकट को जाने अनजाने झेल रहा है। उत्कथन कमलेश्वर ने नई कहानी के संदर्भ में कहा। भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका से नई कहानी का प्रारंभ माना जाता है। तो यहाँ पर फैक्ट है दो। पहला कि ये जो कथन ये नई कहानी के संदर्भ में कमलेश्वर ने कहा है, और दूसरा कि भैरव प्रसाद गुप्त की नई कहानी पत्रिका, यानी एक तो नई कहानी आंदोलन भी है और एक नई कहानी पत्रिका भी थी जिसके संपादक थे भैरव प्रसाद गुप्त। ये जरूर ध्यान रखिएगा। और इस नई कहानी का प्रारंभ 1956 से माना जाता है, इसी पत्रिका से। और प्रवर्तक कौन कौन है? तो राजेंद्र यादव, मोहन राकेश और कमलेश्वर, तीनों महान लेखक हैं और ये तीनों नई कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं। तो ये 3-4 फैक्ट था इस सॉल्यूशन में, आप इसको ध्यान रखिएगा। थोड़ा और एक्स्ट्रा इधर देख लेते हैं। कमलेश्वर का जन्म 1932 में हुआ था और देहावसान 2007 में। तो इनको पद्म भूषण मिला था 2005 में। और इनके कुछ उपन्यास है, तलाश, कितने पाकिस्तान, मौसम, आंधी, एक और चंद्रकांता, ये कुछ उपन्यास है, इसको आप ध्यान रखिए। और यहाँ देखिए कि कितने पाकिस्तान के लिए इनको 2003 में साहित्य अकादमी भी मिल चुका है। देखिए 2003 में साहित्य अकादमी मिला और 2005 में पद्म भूषण मिला। लेकिन इनके जन्म के मतलब इनके जो मृत्यु जब हुई थी इनकी 2007 में, उससे कुछ साल पहले ही इनको साहित्य अकादमी मिला और पद्म भूषण मिला। तो जरूर ध्यान रखिएगा। अगले सवाल पर चलते हैं। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण किस आचार्य का है? ये भारतीय काव्य शास्त्र का सवाल है। और ऑप्शन है आचार्य कुंतक, पंडित राज जगन्नाथ, आचार्य मम्मट, आचार्य दंडी। इसका सही जवाब है ऑप्शन सी, आचार्य मम्मट। शक्ति कवित्व बीज रूप संस्कार और विशेष, अर्थात कवित्व निर्माण के बीज रूप विशेष संस्कार को शक्ति कहते हैं। प्रतिभा के विषय में उक्त उदाहरण आचार्य मम्मट का है। कुंतक अलंकार शास्त्र के विद्वान है। वक्रोक्ति जीवित में देखिए यहाँ पे कुंतक अलंकार शास्त्र के विद्वान है। एक यहाँ पे आपको फैक्ट मिला, आपको ये ध्यान रखना है कि अलंकार शास्त्र के विद्वान है कुंतक। वक्रोक्ति जीवित में वक्रोक्ति को ही काव्य की आत्मा माना है। पंडित राज जगन्नाथ की कृति रस गंगाधर है। और काव्य प्रकाश के रचनाकार आचार्य मम्मट है। काव्यादर्श और दशम कुमार चरित आचार्य दंडी की ग्रंथ है। यहाँ पर देखिए हर आचार्यों की इनकी एक एक रचना का नाम दे दिया गया है। तो इसको ध्यान में रखिएगा क्योंकि ये प्रीवियस ईयर में है, तो अगले साल भी शायद आने का चांस रहेगा। निम्नलिखित में से किस आचार्य ने रसों की संख्या 8 मानी है? तो आचार्य दंडी जो हैं उन्होंने रसों की संख्या 8 मानी है। और आचार्य भरत मुनि ने भी रसों की संख्या 8 मानी, जो कि निम्न है। पहला श्रृंगार, हास्य, करुणा, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत और रौद्र। अन्य आचार्य के अनुसार रसों की संख्या में धनंजय ने 9, रुद्रट ने 10 और अभिनव गुप्त ने 9 माना है। तो ये आपने नोट डाउन जरूर कर लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए, आई ए रिचर्ड्स की प्रसिद्ध कृति का नाम द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म नहीं। दूसरा है कि आई ए रिचर्ड्स का आलोचनात्मक लेखन कार्य 19वीं सदी के अंत तक समाप्त हो गया। ऑप्शन सी, रिचर्ड्स जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है। डी, रिचर्ड्स का एक सिद्धांत मूल्य सिद्धांत है जिसका मनोविज्ञान से कोई संबंध नहीं है। रिचर्ड जिसे संप्रेषण कहते हैं वह भारतीय काव्य शास्त्र के साधारणीकरण का ही एक रूप है, कथन सही है।
रिचर्ड्स ने मूल सिद्धांत तथा संप्रेषण सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनके प्रमुख ग्रंथ है द मीनिंग ऑफ मीनिंग, साइंस एंड पोएट्री, बियॉन्ड तथा इंटरप्रिटेशन इन टीचिंग आदि। ये सब प्रमुख ग्रंथ है। इनके प्रमुख ग्रंथ कौन कौन है? और यहाँ पे तो नहीं दिया है। साइंस एंड पोएट्री भी है एक, और जो द प्रिंसिपल ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म है, ये भी इनकी रचना है, और प्रैक्टिकल क्रिटिसिज्म भी इन्हीं की रचना है। ये दोनों इन्हीं की रचना है, ये ध्यान रखिएगा। और एक और किताब है इनका द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, जो कि प्रकाशन वर्ष तो मुझे ध्यान नहीं है, लेकिन हाँ एक प्रिंसिपल ऑफ रिटोरिक करके भी इनकी रचना है। और साइंस एंड पोएट्री तो बता ही नहीं, और हाँ यहाँ पे साइंस एंड पोएट्री तो लिखा ही हुआ है। तो ये सारी रचनाएं आई रिचर्ड्स की है, इसको जरूर ध्यान रखिए। एक और रचना जो बोले हैं अभी, द फिलोसफी ऑफ रिटोरिक, इसको आप जरूर ध्यान रखिएगा। RHETORIC यहाँ पे लिखा हुआ है, रिटोरिक, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। बिंबवाद का संबंध निम्नलिखित में से किस आचार्य से है? जॉर्ज लुकाच, एजरा पाउंड, डेनियल बेल और जॉक देरिदा। तो बिंबवाद का संबंध एजरा पाउंड से है, यानी कि ऑप्शन बी सही जवाब है। बिंबवाद पर एजरा पाउंड का कथन है, ऐसी कविता जिसमें चित्रकला और शिल्पकला मानव संवाद के लिए एकत्र हुए हों। बिंबवाद को कभी कभी विकास की निरंतर या सतत अवधि के बजाय रचनात्मक क्षणों के एक सिलसिले के रूप में देखा जाता है। हिंदी साहित्य में बिंब का नवीन अर्थ प्रतिपादन रामचंद्र शुक्ल की आलोचना द्वारा हुआ, और उन्होंने अर्थ ग्रहण पर बिंब ग्रहण को वरीयता दी। और कुछ प्रमुख वाद को देख लेते हैं। प्लेटो के वाद है प्रत्ययवाद, अरस्तु का यहाँ पर उल्टा लिखा हुआ है। विरेचन सिद्धांत ये वाद है, और प्रवर्तक होते हैं अरस्तु। तो ये देखिए यहाँ पर उल्टा मिसप्रिंट है। तो लोंजाइनस कौन से वाद के प्रवर्तक है? तो उदात्तवाद के, अरस्तु विरेचन सिद्धांत के, इसको ध्यान रखिएगा। क्रोचे जो है अभिव्यंजनावाद के प्रवर्तक हैं, और जॉर्ज लुकाच यथार्थवाद के, सस्यूर है संरचनावाद के, जॉक देरिदा विखंडनवाद या उत्तर संरचनावाद के, टी.ई. ह्यूम बिंबवाद के। अगला सवाल, आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, सत्ता के प्रति मोह, जल जंगल जमीन पर अधिकार। तो इसका सही ऑप्शन सी, सत्ता के प्रति मोह। सत्ता के प्रति मोह आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। आदिवासी विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है। पहला, सांस्कृतिक पहचान के लिए संघर्ष, जनजातियों के विस्थापन का त्रास, जल जंगल जमीन पर अधिकार। आदिवासी विमर्श 20वीं सदी के अंतिम दशक में शुरू हुआ। यह अस्मितामूलक विमर्श, इसके केंद्र में आदिवासियों के जल जंगल और जीवन की चिंताएं हैं। आदिवासी विमर्श आदिवासी अस्मिता की पहचान, उसके अस्तित्व संबंधी संकट और उसके खिलाफ जारी प्रतिरोध का साहित्य है। हमारे समाज के पुरुष के विवेकहीन जीवन का चित्र देखना हो तो विवाह के समय गुलाब से खिली हुई स्वस्थ बालिका को 5 वर्ष बाद देख लीजिए। उस समय असमय प्रौढ़ हुई दुर्बल संतानों की रोगिणी पीली माता में कौन सी व्यवस्था, कौन सी रुलादेन वाली करुणा न मिलेगी। उपयुक्त कथन किस लेखिका का है? तो यह है महादेवी वर्मा का। यह कथन महादेवी वर्मा के श्रृंखला की करिया से है। महादेवी वर्मा की रचना इस प्रकार है। निहार, प्रकाशन वर्ष 1930, रश्मि 1932, निर्जा 1934, सांदगीत 1936, दीप शिखा 1942, सप्तपर्णा है 1959, प्रथम आयाम है 1974, अग्निरेखा 1990। यहाँ थोड़ा और देख लेते हैं। महादेवी वर्मा का जो जीवन काल 1907 से 1987 ईस्वी। कथेतर में इन्होंने क्या क्या लिखा है? अतीत के चलचित्र 1941, स्मृति की रेखाएं 1943, मेरा परिवार। इसमें जानवरों को लेकर लिखते हैं कि इनकी गिलहरी का नाम क्या है, मोर का नाम क्या है, इस तरह से बिल्ली का नाम क्या है। तो यह है इनका मेरा परिवार। और पथ के साथी है 1956।
अगला सवाल है, स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। ऑप्शन है सतीत्व ही स्त्रीत्व है, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्तित्व की स्वीकारता, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। तो आप ही सोचिए, क्या स्त्री विमर्श में बोलेगा कि सतीत्व ही स्त्रीत्व है? नहीं। तो स्त्री के स्वतंत्र, तो इसका मतलब सती होना स्त्री होने का गुणधर्म है। तो ऑप्शन ए है इसका सही जवाब कि ये मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना नहीं है। स्त्री विमर्श की मूल स्थापना इस प्रकार है: एक, स्त्री के स्वतंत्र व्यक्ति की स्वीकार्यता; दो, सामाजिक वर्जनाओं से मुक्ति; तीन, परिवार संस्था का जनतांत्रिकरण। स्त्री विमर्श उस साहित्यिक आंदोलन को कहा जाता है जिसमें स्त्री या अस्मिता को केंद्र में रखकर संगठित रूप से स्त्री साहित्य की रचना की गई। स्त्री विमर्श को अंग्रेजी में फेमिनिज्म कहा गया है। शुरुआत में हिंदी में इसके लिए नारीवाद या मातृसत्तात्मक शब्द प्रचलन में रहा है। अगला सवाल है, मार्क्सवादी दर्शन के किस पक्ष से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी? श्रम की गरिमा नहीं, वर्ग विहीन समाज की स्थापना नहीं, इसमें भी असहमति, मतलब ये सब चीज़ें तो सहमत ही थे। शोषण विहीन समाज की रचना बिल्कुल इससे सहमत थे। तो असहमति किससे थी? तो क्रांति में हिंसा का प्रयोग, वो वायलेंस के खिलाफ थे अम्बेडकर जी। तो मार्क्सवादी दर्शन के क्रांति में हिंसा का प्रयोग से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की असहमति थी। अन्य मार्क्सवादी पक्ष, श्रम की गरिमा, वर्ग विहीन समाज, ये सब जितना भी है इनसे इनको सहमति थी। अगला सवाल, खरी बोली में इतना बड़ा काव्य अभी तक नहीं निकला है। बड़ी भारी विशेषता इस काव्य की यह है कि यह सारा संस्कृत के वर्ण वृत्तों में है, जिसमें अधिक परिमाण में रचना करना कठिन काम है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत किस ग्रंथ के लिए प्रकट किया है? इसका सही जवाब है डी, प्रिय प्रवास। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने यह मत प्रिय प्रवास के लिए प्रकट किया है। प्रिय प्रवास के लेखक है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध। प्रिय प्रवास के संदर्भ में हरिऔध जी ने कहा है कि मैंने श्री कृष्ण को इस ग्रंथ में एक महापुरुष की भांति अंकित किया है, ब्रह्म के रूप में नहीं, यानी ईश्वर के रूप में नहीं किए हैं अंकित, एक महान पुरुष के रूप में किए हैं। कृष्ण के चरित्र की तरफ प्रिय प्रवास की राधा के चरित्र में नवीनता है, उसमें विरह की विकलता नहीं है, व्यथा की गंभीरता है। वेरी गुड। अब यहाँ देख लेते हैं प्रिय प्रवास के बारे में। प्रिय प्रवास का प्रकाशन हुआ था 1914 ईस्वी में। यह एक विरह काव्य है, इसमें 17 सर्ग है और यह हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। सबसे इम्पोर्टेंट, हिंदी खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है, इसको जरूर ध्यान रखिएगा। अगला सवाल पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी कृति मुक्ति बोध की नहीं है? ऑप्शन ए, चांद का मुंह टेढ़ा है; बी, शुद्ध कविता की खोज; सी, काठ का सपना; डी, कामायनी एक पुनर्विचार। तो इसका सही जवाब है बी, शुद्ध कविता की खोज। ये मुक्तिबोध की रचना नहीं है। शुद्ध कविता की खोज मुक्तिबोध की रचना नहीं है, बल्कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। दिनकर की अन्य रचना इस प्रकार है: काव्य की भूमिका, पंत प्रसाद और मैथिली शरण; चांद का मुंह टेढ़ा है; काठ का सपना; कामायनी एक पुनर्विचार। ये मुक्तिबोध की रचना। तो चांद का मुंह टेढ़ा का प्रकाशन 1964, काठ का सपना 1967 और कामायनी है 1973। थोड़ा मुक्तिबोध के बारे में पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि मुक्तिबोध का जन्म हुआ था 13 नवंबर 1917। तार सप्तक के पहले कवि थे और इनकी रचनाएं हैं: विपात्र 1970, सतत से उठता आदमी 1971 और भूरी भूरी खाक धूल 1980। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में कितने आदमियों का जिक्र किया है? ऑप्शन ए 4, 5, 2 या 3। तो 3। धूमिल ने रोटी और संसद कविता में 3 आदमियों का जिक्र किया। देखिए कविता पढ़ना कितना जरूरी है नेट के लिए। एक आदमी रोटी बेलता है, दूसरा खाता है, एक तीसरा आदमी भी है जो न रोटी बेलता है न रोटी खाता है, वो सिर्फ रोटी से खेलता है। मैं पूछता हूँ तीसरा आदमी कौन है? मेरे देश की संसद मौन है। तो यही है 3 आदमी। तीसरा आदमी एक जो बेल रहा है, एक खा रहा है और एक खेल रहा है। धूमिल के बारे में यहाँ पे थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, 1 मिनट रुकिए। सुदामा पांडे धूमिल का जन्म हुआ था 9
11/1936 यानी 9 नवंबर 1936 को यूपी में इनके काव्य संग्रह संसद से सड़क तक 1972, कल सुनना मुझे 1974 में प्रकाशित हुआ था और सुदामा पांडे का प्रजातंत्र 1984 में, और कल सुनना मुझे 1974 में जो प्रकाशित हुआ उसके लिए उन्हें साहित्य अकादमी मिला था, उसको कर रहे हैं। हमारे समाज में मानवीय गुणों की पहचान बढ़ने वाली है। कुल और जाति का अहंकार विदा हो रहा है। आगे मनुष्य केवल उसी पद का अधिकारी होगा जो उसके अपने सामर्थ्य से सूचित होता है, उस पद का नहीं जो उसके माता पिता या वंश की देन है। उपरोक्त कथन किस रचना की भूमिका से उद्धृत है? तो इसका सही जवाब है सी, रश्मिरथी। यह कथन रश्मिरथी की भूमिका से उद्धृत है। रश्मिरथी के रचनाकार रामधारी सिंह दिनकर है। रश्मिरथी का अर्थ है सूर्य किरण रूपी रथ का सवार। यह एक खंड काव्य है। देखिए यहाँ खंड काव्य है रश्मिरथी। ये 1952 में प्रकाशित हुआ था। इसमें 7 सर्ग हैं। यहाँ फैक्ट ही फैक्ट है। देखिए पहला एक रश्मिरथी खंड का 1952 में प्रकाशन, 7 सर्ग। इसमें कर्ण को महाभारत के कथानक से ऊपर उठाकर नैतिकता और विश्वसनीयता की नई भूमि पर खड़ा कर गौरव से विभूषित कर दिया है। दिनकर जी को पढ़ लेते हैं। इनका जन्म 24 सितंबर 1908 को हुआ था। सम्मान क्या क्या मिला है इनको? 1959 में साहित्य अकादमी मिला है, 1959 में पद्म भूषण भी मिला है, 1972 में ज्ञानपीठ मिला है। अगला सवाल 28। तेरा मेरा मनुआ कैसे एक होई रे, मैं कहता हूँ आँखें देखी, तू कहता कागज की लेखी। उपयुक्त पंक्तियों के संदर्भ में निम्नलिखित से कौन सा मंतव्य सही नहीं है? अनुभव को महत्व, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा, लोकगान की महत्ता और सहज बात को सहजता से कहना। तो इसका सही है बी, बाह्य आडंबर की प्रतिष्ठा। अगला सवाल है आध्यात्मिक रंग के चश्मे आजकल बहुत सस्ते हैं। तो शुक्ल जी का बहुत ही फेमस कोट है, हो चुके हैं। रामचंद्र शुक्ल ने टिप्पणी किस कवि के संदर्भ में किया? तो ये विद्यापति के लिए किया है। विद्यापति की रचनाएं हैं कीर्तिलता, कीर्ति पताका, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा, धान्य वाक्यावली, शैव सर्वस्व सार इत्यादि। विद्यापति के बारे में थोड़ा पढ़ लेते हैं यहाँ पे कि विद्यापति हिंदी साहित्य में कृष्ण गीति परंपरा के प्रवर्तक हैं। याद रखिएगा। इनको उपाधि मिला हुआ है अभिनव जयदेव, मैथिल कोकिल, पंचानन। और ये इनकी रचनाएं हैं संस्कृत में। तो गंगा वाक्यवली, भू परिक्रमा, पुरुष परीक्षा विभाग। ये याद रखिएगा कि इनकी भाषा भी पूछी जाती है। 4 ऑप्शन दे देगा कि कीर्तिलता, गंगा वाक्यवली, भू परिक्रमा और विभाग और पूछ देगा इसमें से संस्कृत से कौन सी रचना नहीं है। तो आपको याद रखना है कि संस्कृत की रचना कौन नहीं है। अवहट में इन्होंने लिखा है कीर्तिलता और कीर्ति पताका, और मैथिली में लिखा है पदावली गोरक्ष विजय। और ये 30वां सवाल है माता पिता के संबंध विच्छेद से प्रभावित बालक के त्रस्त जीवन की कथा पर आधारित उपन्यास है। ऑप्शन सी आपका बंटी। आपका बंटी उपन्यास के लेखक मन्नू भंडारी हैं। 1 इंच मुस्कान के लेखक राजेंद्र यादव व मन्नू भंडारी हैं, मतलब दोनों ने साथ में लिखा था। बेघर उपन्यास की लेखिका ममता कालिया हैं और अनुगुंज गीतांजलि श्रीकांत ने। आपको पता होना चाहिए कि राजेंद्र यादव और मन्नू भंडारी दोनों पति पत्नी थे, तो इसलिए दोनों ने मिलकर 1 इंच मुस्कान लिखा था। मतलब इस वजह से ही नहीं, मतलब लेकिन लिखा था। मन्नू भंडारी के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। इनका जन्म हुआ था 3 अप्रैल 1931 में और इनकी रचनाएं हैं 1 प्लेट शराब 1962, मैं हार गई 1957, 3 निगाहों की एक तस्वीर, त्रिशंकु 1966, महाभोज 1979, 1 इंच मुस्कान 1962। तो हालांकि ये तो राजेंद्र यादव की भी रचना है। तो अगर ऑप्शन में राजेंद्र यादव न मिले तो आप मन्नू भंडारी लिख दीजिए, और मन्नू भंडारी जब न मिले और राजेंद्र यादव रहे तो राजेंद्र यादव को आप टिक लगा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। अगले पार्ट में फिर अगला 30 क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा और इसी तरह से 3 पार्ट में ये भी खत्म करेंगे। तब तक आप लोग रिवीजन कर दीजिए। एग्जाम बहुत नज़दीक आ गया है, तो इसलिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को जितना बार आप हो सके उतना रिवाइज कीजिए, और ये जो एक्स्ट्रा में जो फैक्ट्स हम दे रहे हैं उसको भी आप लोग ध्यान में रखिए, और इसमें इस किताब का जो सॉल्यूशन उसको भी पढ़िए। तो इससे आपका एक कम्प्रिहेंसिव तरीके से रिवीजन हो जाएगा। तो और क्या कुछ सुधार चाहिए आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तब तक ख्याल रखिए और अपने हेल्थ का भी ध्यान रखिए और रिवीजन करते रहिए।
क्योंकि अंतिम ये 1 महीना बचा हुआ है, तो इसमें आपको बस रिवीजन करना ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मतलब कुछ पढ़ें चाहे ना पढ़ें, रिवीजन जितना पढ़े हुए हैं आज तक सारा चीज़ को रिवीजन कीजिए। और यूनिट 2 को तो खास करके, और टेक्स्ट रचनाओं को, अगर टेक्स्ट रचना जो टेक्स्ट वाले जो यूनिट है, यूनिट 5 से 10 और यूनिट 2, इतना अगर आप रिवीजन कर लेते हैं तो आप 60 से 70% आपका क्वेश्चन हाथ में रहेगा। तो चलिए, धन्यवाद आपका, फिर मिलते हैं अगले पार्ट में।